हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर भोजन के घटक। बच्चों, पहले पाठ में हमने विभिन्न व्यंजनों के बारे में पढ़ा था और उनको बनाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, विभिन्न प्रकार के भोजन हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग भोजन खाए जाते हैं। ठीक है, और हम हमेशा एक जैसा भोजन नहीं कर सकते। हमेशा कैसा करते हैं, हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और प्रत्येक व्यंजन जो है वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना हुआ है। देखो, जैसे पंजाब में अधिकतर लोग मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी आदि खाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के लोग अधिकतर चावल, अरहर की दाल, रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार ये सब चीज़ें खाते हैं। तो अलग अलग प्रदेश के लोग अलग अलग खाना खाएंगे और ज़रूरी नहीं है, कोई भी खाना खा सकते हैं, पर अधिकतर लोगों की बात कर रहे हैं। अब इस भोजन को बनाने वाली कच्ची सामग्री में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को कहा जाता है पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। और हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश व जल भी शामिल है, जिसकी हमारे भोजन को आवश्यकता है। अब ये पोषक तत्व जो हैं, ये हमारे भोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में कहाँ मिलेंगे? हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स हमें बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम या मक्का आदि में मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें वसा की, यानी कि फैट्स की, तो वसा हमें अधिकतर घी तेल में मिलती है। जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, तिल, मक्खन, घी आदि में भी वसा है। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें दूध, अंडों और मांस आदि से प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब कैसे पता लगाएंगे हम अपने भोजन में कि उसके अंदर कौन सा पोषक तत्व है? तो देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड के लिए हम परीक्षण कर सकते हैं। और मंड के लिए परीक्षण करना बहुत ही आसान है। कैसे? जिस खाद्य पदार्थ या सामग्री में हमें परीक्षण करना है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसके अंदर तनु आयोडीन विलयन डाल देंगे। उसकी 2-3 बूंद ही डालेंगे और क्या होगा? खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाएगा। अगर यह नीला या काला हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। अब देखो, हम प्रयोग कर रहे हैं, पर प्रयोग करते हुए एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अपने मुंह में नहीं डाल कर देखेंगे। किसी भी चीज़ को, किसी भी रसायन को ना हाथ से छूने की कोशिश करेंगे और ना ही हम उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अब बात आती है प्रोटीन के परीक्षण की। प्रोटीन के परीक्षण के लिए
जिस खाद्य पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उसको हम, अगर ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना लेंगे या चूर्ण बना लेंगे और थोड़ी सी मात्रा उसकी एक साफ परख नली में लेंगे और 10 बूंद जल की डालकर उसे हिला लेंगे ताकि वो जल में आराम से मिक्स हो जाए। और अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो क्या होगा, अगर इसका रंग बैंगनी रंग हो गया तो क्या बताएगा कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में क्या बता रहा है, प्रोटीन की उपस्थिति बता रहा है। और वसा के लिए कैसे परीक्षण करेंगे, वसा के लिए तो सबसे आसान है, किसी भी चीज़ को लिया, कागज़ के अंदर डाला और उसको कूट लिया कागज़ के अंदर, या कुटी हुई चीज़ को कागज़ पर रख दिया, अगर उसके ऊपर तेल का निशान हो गया तो क्या है, उसके अंदर वसा मौजूद है, और अगर नहीं है तो उसके अंदर वसा मौजूद नहीं है। अब इन सारे पोषक तत्वों को क्या करना है, अपने भोजन में शामिल करना है। क्यों शामिल करना है, देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके अलावा विटामिन, खनिज पदार्थ भी हमारे भोजन में शामिल हैं। अब ये सारे पोषक तत्व मिलकर क्या करेंगे, ये सारे पोषक तत्व मिलकर हमें और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो, प्रोटीन के सोर्सेज या जहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा वो हैं मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, इन सभी से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, विटामिन हमें कहाँ से मिल रहे हैं, विटामिन ए खासकर गाजर, पपीता, आम, मछली और दूध से। वहीं विटामिन बी यकृत या साबुत अनाज के छिलके से मिलता है, और विटामिन सी हमें खट्टे चीज़ों से मिलता है, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला आदि। और विटामिन डी हमें अंडे, मछली, यकृत, मक्खन और दूध आदि से मिलता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, यानी शरीर के बढ़ने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। इसलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। और विटामिन क्या करेंगे, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों यानी कि हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। कई प्रकार के हैं विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब विटामिनों की बहुत थोड़ी ज़रूरत है, मतलब थोड़ी मात्रा में ज़रूरत है। जैसे विटामिन ए हमारी स्किन, हमारी त्वचा और हमारी आँखों को स्वस्थ रखेगा। विटामिन सी हमारी रोगों से लड़ने में मदद करेगा। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करेगा। वहीं विटामिन बी भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। इसके अलावा आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, अदरक और पालक, मछली आदि। फास्फोरस हमें केले से, अनाज से, हरी मिर्च से मिलेगा। लौह हमें सेब, पालक, यकृत आदि से मिलेगा। और कैल्शियम हमें दूध आदि से प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। अब खनिज लवणों की
बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर उसके बिना हमारे शरीर का काम नहीं चल सकता। अब दो चीज़ें और हैं, क्या हैं? आहारी रेशे और जल। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से जाना जाता है और हमारे शरीर में रुक्षांश का मुख्य स्रोत पादप उत्पाद हैं, यानी कि पौधों से मिलने वाली चीज़ें, जैसे साबुत खाद्यान्न, साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जी आदि। अब रुक्षांश क्या करेंगे? रुक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक पदार्थ नहीं देंगे, पर इसके बिना हमारा भोजन सही ढंग से नहीं पचेगा और बिना पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के बाहर भी नहीं जा पाएगा आसानी से। जल क्या करेगा? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करेगा और यह अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर हम अपने भोजन में पानी कम लेंगे तो हमारा शरीर सही से कार्य नहीं कर पाएगा और बीमार हो जाएगा। अब देखो, हमने इतनी चीज़ों के बारे में जाना, इन सभी को मिलाकर, सभी पोषक तत्वों को मिलाकर और रुक्षांश और जल को मिलाकर क्या बनेगा? संतुलित आहार। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें हरी सब्जियां नहीं खानी, या किसी बच्चे को दूध नहीं पीना, या किसी बच्चे को सिर्फ चावल खाने हैं। ठीक है, हर वक्त तो चावल नहीं खाए जा सकते, पर कुछ बच्चे एक ही तरह का भोजन खाते रहना चाहते हैं और कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहते, तो वो सभी चीज़ें नुकसानदायक हैं। कैसे? मान लो कोई बच्चा सिर्फ चावल खा रहा है, तो क्या होगा? उसको कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल रहे हैं, पर क्या और पोषक तत्व उसको मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीज़ों को नहीं खाया और सिर्फ चावल खाए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बच्चा मान लो हरी सब्जियां नहीं खाना चाहता, तो हरी सब्जियों में क्या है? विटामिन ए, जो हमारी आँखों के लिए बहुत आवश्यक है, और रुक्षांश। ठीक है, अगर हरी सब्जियां नहीं खाई जाएंगी तो क्या होगा? आँखें ख़राब होने की उसमें पॉसिबिलिटी है कि हमारी आँखें ख़राब हो जाएंगी, या फिर क्या होगा कि शरीर सही से कार्य नहीं करेगा, रुक्षांश नहीं मिलेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी होने चाहिए। तो उस आहार को कहा जाता है संतुलित आहार। क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार लेने से क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी आँखें, हमारा पूरा शरीर, हमारा दिमाग सब स्वस्थ रहेगा, यहाँ तक कि हमारी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी। अब देखो, क्या होता है कि हमने भोजन लिया, हमने भोजन पकाना शुरू किया और उसको इतना अधिक पका दिया कि वो हमारे खाने लायक ही नहीं रहा। हालांकि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ेगा और उसे पचाने में आसानी होगी, पर कुछ पोषक तत्व भी खत्म हो जाएंगे, जैसे विटामिन सी है। जैसे ही विटामिन सी के पदार्थों को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? विटामिन सी नष्ट हो जाएगा और हमारा शरीर विटामिन सी नहीं ले पाएगा। और अधिक वसायुक्त पदार्थ लेने से क्या होगा? मोटापा
बढ़ जाएगा। सारा दिन अगर तली हुई चीज़ें खाएंगे, वसा अधिक हो जाएगी, तो क्या होगा, शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। अब बच्चों, मैंने पीछे बात की कि पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं, और अगर हम पोषक तत्व नहीं लेंगे तो शरीर सही रूप से काम नहीं करेगा, यही कहा। अब अगर हम पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं ले रहे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, और इन्हें कहा जाएगा अभावजन्य रोग। यानी कि किसी पोषक तत्व की कमी से जो रोग हुआ उसको कहा जाएगा अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, मान लो कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसके चेहरे पे सूजन हो सकती है, उसके बालों का रंग ख़त्म हो सकता है, उसके त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा तो बहुत पतला हो जाएगा व्यक्ति, और इतना पतला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है ना। अब सभी अभावजन्य रोगों को रोका जा सकता है। कैसे? संतुलित आहार लेकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। उसके लक्षण क्या हैं? कमज़ोर दृष्टि, रात में न दिखना, और कभी कभी दिखाई देना पूरी तरह से बंद हो जाना। विटामिन B1 बेरी रोग होगा, दुर्बल पेशियां हो जाएंगी और ऊर्जा भी कम हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा, उसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव समय का लगना, ये सारे लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, जहाँ हड्डियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। फिर कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दांत खराब हो सकते हैं, उसके लक्षण हैं कमज़ोर होना, कमज़ोर हड्डियाँ होना, दांतों का खराब होना। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गॉइटर नामक रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती हैं। और अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो तो बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। और लोह की कमी से अरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है और कमज़ोरी महसूस होती है। तो इसलिए भोजन करना और संतुलित भोजन करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आई होप कि आपको ये पाठ समझ आया होगा और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।